अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ACC EVS का चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो इस चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, ठीक है। एंड आई होप कि इस चैप्टर के हम सिर्फ पार्ट 2 में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सो इसमें हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ अ बायोजियोग्राफिक रीजन विद अ सिग्निफिकेंट रिजर्वर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डेट इज़ अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस। सो मतलब जहाँ पे भी हमने किसी भी अपनी बायोडाइवर्सिटी में से किसी भी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे रिजर्व करके रखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी hotspot. The concept of biodiversity hotspot was originated by Norman Mayers. So ये जो concept है biodiversity का ये originate हुआ था, इसको नाम दिया था Norman Mayers ने। अब biodiversity hotspot a region must meet टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। अब कुछ क्राइटेरिया भी है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए। आप किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कब बोल सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, उसको हम रीड करते हैं। सो देयर आर 2 गिवन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फर्स्ट वन इज इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 0.5% स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स और एंडेमिक्स। सो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि इसके पास एटलीस्ट 0.5% ऐसी स्पीशीज़ होनी चाहिए जो कि वैस्कुलर प्लांट्स की हो। सेकेंड वन इज़ इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन। सो इसको अपनी एटलीस्ट 70% प्राइमरी वेजिटेशन को लॉस करना चाहिए। सो ये बस क्राइटेरिया है, ये इतने एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट्स आर अ टूल फॉर सेटिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़। मोस्ट हॉटस्पॉट्स हैव वाइडली वेरिड topography from lowlands to mountains, which produces a broad range of climatic conditions. Protecting them could save many of Earth's most threatened species. Some of the important hotspots in the world are, अब ये आपके लिए important है, आपको इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं पूरी दुनिया में वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये हॉटस्पॉट्स गिवन है। अफ्रीका में ये सारे हैं, फिर एशिया पैसिफिक में ये सारे, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में ये सारे, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में ये, साउथ अमेरिका में ये। आप इनके नेम को लर्न कर सकते हैं, आपको 1-2 नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। एशिया में देख लो कौन कौन से हैं, बिकॉज हम एशिया से बिलोंग करते हैं, हमको एशिया का पता होना चाहिए। इंडो भूटान याद कर लो, हिमालयाज़ एंड जापान, ठीक है। और इसमें से आप इसमें अफ्रीका है तो आप याद कर सकते हो। मेन आपको एशिया का पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, कि इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन कैसा है, क्यों है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि मेगा डाइवर्सिटी नेशन हम किसी कंट्री को कब बोलते हैं, और इंडिया भी हमारा एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन है, ठीक है। अमंग द बायो रिच नेशंस इंडिया इज़ अमंग द टॉप 12 और 15 कंट्रीज़ फॉर इट्स ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो मेगा डाइवर्सिटी हम किसी कंट्री को तब बोलते हैं जब वहाँ पे हमको बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। लाइक इंडिया के पास बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। सो जिन जिन कंट्रीज़ के पास वेराइटी ऑफ प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं, उस नेशन को, उस कंट्री को हम मेगा डाइवर्सिटी नेशन डिक्लेयर कर देते हैं। उसमें से हमारा इंडिया भी एक ऐसा नेशन है। इंडिया हैज़ अबाउट, अब इंडिया पे कितने कितने हैं ये सब प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको हम रीड करेंगे। इंडिया हैज़ अबाउट 8% ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑन 2% ऑफ लैंड मास। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का बायोडाइवर्सिटी में 8% इसका हिस्सा है, एंड ऑन, और वो भी सिर्फ 2% ऑफ लैंड मास पे। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स, जिसको हमने रीड किया था, ठीक है, जिसमें हमने आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़, नॉर्थ ईस्ट, ये सब हमने रीड किया था। सो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल कितने बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं, तो टोटल कितने हैं, 10 है, एंड 26 बायोटिक एरियाज़।
representing all the main ecosystem of the world. India has 3 biomasses, namely इंडिया के पास 3 बायोमास है. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, सेकेंड इज ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट एंड थर्ड इज वार्म डेजर्ट. इंडिया हैज़ 370 डिफरेंट मैमल्स. इंडिया के पास 370 डिफरेंट मैमल्स है. देखो ये सारी इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंडिया को एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन बनाता है. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि 10 तो बायोजोग्राफिकल जोन्स है और इंडिया का 8% शेयर है वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी में एंड 370 डिफरेंट मैमल्स हैं. तो ये सारे, ये पूरा का पूरा आपका जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करो कि इंडिया को आप एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन कैसे बोल सकते हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएगा कि इंडिया के पास इतना इतना मैमल्स है, इतनी स्पीशीज़ है, इतने बटरफ्लाइज हैं, इतना प्लांट्स हैं, इतना ये है, इतना वो है. तो आप इसको रीड कर सकते हो. इसमें सिर्फ आपको लर्न करने की चीज़ है. आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए. ओके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें. ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल भावना बिस्ट को शेयर ज़रूर करें. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है. सो ये वही है, यहाँ इसको भी रीड कर लो. इंडिया इज़ ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 4 जोन्स. अब इंडिया में 4 जोन्स हैं. फर्स्ट इज़ ट्रॉपिकल जोन, सेकंड इज़ सब ट्रॉपिकल जोन, थर्ड इज़ टेम्परेट जोन, फोर्थ इज़ आर्कटिक जोन. तो आप जोन्स को याद कर लीजिए. जोन्स भी कई पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द 4 जोन्स ऑफ इंडिया. अब नीचे आपको कुछ बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया के नाम दिए हुए हैं. आपको नेम्स पता होने चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व्स के. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. एक ये याद कर लीजिए कि कौन सा रिजर्व है, उसका नाम और उसमें कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है. ठीक है. सेकंड इज़ नंदा देवी, ये है उत्तराखंड में. स्पीशीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है. फिर नॉकरेक मेघालय का, रेड पांडा. तो ये मतलब कुछ कुछ आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया और वहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ये. ओके, फिर ये है एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडिया. एंडेंजर्ड बोलो या थ्रेटन्ड बोलो एक ही बात है. एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज इज़ वन हुज नंबर हैज, एक सेकेंड, endangered or threatened species is one whose number has been reduced to a critical number. So endangered एक ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनके मतलब एक्सटिंक्ट होने की लाइन पे है, जो मतलब ख़त्म होने की लाइन पे है. ठीक है. अब एक्सटिंक्ट तो हम उनको बोलते हैं लाइक डायनासोर, डोडो, जो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब हमको देखने को नहीं मिलते हैं. एंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म होने की लाइन पे है अनलेस इट इज़ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व. तो जब हमको, हमारी गवर्नमेंट को पता है कि अब ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने की लाइन पे है, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कंजर्व करने की तैयारी कर देती है, उनको प्रोटेक्शन देने की तैयारी करती है ताकि हमारी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो. बिकॉज़ हमारी इकोसिस्टम में से, बायोडाइवर्सिटी में से कोई भी स्पीशीज़ का अगर लॉस होता है तो उससे पूरी हमारी फूड चेन, फूड वेब पे बहुत बुरा असर पड़ता है. सो इसलिए हमारी गवर्नमेंट इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की तैयारी शुरू कर देती है. इट इज़ इन इमीडिएट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. तो मतलब ये बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, जो आपको मैं अभी भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Vulnerable species is one whose population is facing continuous decline due to habitat destruction और over exploitation. Vulnerable species एक ऐसी species होती है जिनकी population मतलब वो भी ख़त्म होने की लाइन पे है, वो बहुत बड़ा डिक्लाइन, बहुत बड़ा डिक्रीज़ अपनी पॉपुलेशन में फेस कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन अभी भी ये लोग बहुत ज़्यादा हैं. हाउएवर इट इज़ स्टिल अबंडेंट, मतलब इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये बहुत ज़्यादा हैं. ओके, रेयर स्पीशीज़, ये देखो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि मतलब 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि एंडेंजर स्पीशीज़ क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या है, रेयर स्पीशीज़ क्या है. तो आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन. रेयर स्पीशीज़ इज़ लोकलाइज्ड विद इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया और इज़ थिनली स्कैटर्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया. सो मतलब ये स्पीशीज़ एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही होती है. ठीक है, ये हर जगह फैली नहीं होती है. सच स्पीशीज़ आर नॉट एंडेंजर्ड और वल्नरेबल. ये स्पीशीज़ अपनी आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है. इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की लाइन पर भी नहीं है.
ठीक है। स्पीशीज आर क्लासीफाइड बाय द रेड लिस्ट ऑफ IUCN। अब IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो स्पीशीज़ की एक रेड लिस्ट होती है, मतलब अब कौन सी स्पीशीज़ है, उनको कौन से ग्रुप में डालना है, क्या क्या उनका क्राइटेरिया सेट है, उनका क्या डिक्लाइन का रेट है, क्या उनकी पॉपुलेशन साइज़ है, क्या उनका ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ऑल दीज क्राइटेरिया आर फिक्स्ड बाय IUCN विच फुल फॉर्म इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। सो IUCN ने क्या करा है कि इनको क्लासीफाई करा है स्पीशीज़ को इनटू 9 ग्रुप्स, 9 ग्रुप्स करा है। और क्राइटेरिया क्या है? यही सब, रेट ऑफ डिक्लाइन, पॉपुलेशन साइज, ज्योग्राफिक, ये सब, ठीक है। अब ये IUCN के क्राइटेरिया हैं और जो इन्होंने दी हुई है, लाइक X लिखा है तो एक्सटिंक्ट, EW लिखा है तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, CR लिखा है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, EN लिखा है तो एंडेंजर्ड हो चुकी है, VU लिखा है तो वनरेबल, और NT है तो नियर थ्रेटेंड, मतलब ख़त्म होने की लाइन पे है, ओके। यहाँ पे भी है LC लीस्ट कंसर्न, DD डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जिनका कोई भी इवेल्यूशन, मतलब जिनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती है, बिकॉज देखो बहुत सारी स्पीशीज़ है, कुछ स्पीशीज़ मिस हो सकती हैं, कुछ स्पीशीज़ को हम लोग नहीं जानते, हमने कभी देखा भी नहीं होता है, हमने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होता है, तो वो सब इवेल्यूएट हो जाती हैं। अब है इंडेंजर स्पीशीज़ इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी इंडेंजर स्पीशीज़ है, इसमें आपको समझाने का कुछ नहीं है, बस आप नेम्स को लर्न कर लीजिए कि इंडेंजर स्पीशीज़ कौन कौन सी इंडिया में है। यहाँ से देखिए, द इम्पॉर्टेंट एंडेंजर्ड एनिमल्स आर द बंगाल टाइगर, बंगाल फॉक्स, एशियन एलिफेंट, राइनोसोरस, ब्लू व्हेल, इंडियन वाइल्ड एस, अंडमान श्रू। मतलब ये नेम है, आप इनको लर्न कर लीजिए, आपको एटलीस्ट 4 to 5 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया को के नाम पता होने चाहिए। और एक्सटिंक्ट में आपको पता है कौन है? डायनासोर, डोडो, ठीक है। और भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, बाकी मुझे भी यही याद आ रहा है एक्सटिंक्ट में आपको बता चुकी हूँ। और एंडेंजर्ड भी ये रहे, आप नाम याद कर लीजिए यहाँ से। फिर है एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ इंडिया, रीड करते हैं कि ये क्या है। Species that are found only in a particular region are known as endemic species। तो endemic species एक वैसी species है जो एक किसी particular area में, particular region में found होती है। Like हम देखते हैं कि जैसे इसमें तो अभी आपको सिर्फ इसमें आपको भी सिर्फ इंडिया के उससे समझाया गया पर्सपेक्टिव से। अगर हम देखे जाएँ, लाइक पोलर बियर है, सो पोलर बियर आपको एक पर्टिकुलर रीजन में ही फाउंड होते हैं, आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे वो देखने के लिए, ठीक है। जहाँ पे उनका रीजन है, जिस रीजन में वो रहते हैं, अंटार्कटिका वगैरह में, वो आपको सिर्फ वहीं मिलेंगे। सो ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज़ इन इंडिया आर फाउंड इन द हिमालयाज़ एंड द वेस्टर्न घाट्स। इंडिया में 60% एंडेमिक स्पीशीज़ कहाँ पाई जाती है? हिमालयाज़ में एंड वेस्टर्न घाट्स में। Endemic species are concentrated in Northeast India, Northwest Himalayas, Western Ghats, Andaman and Nicobar Island। तो ये 4 हैं जहाँ पे endemic species सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। Some of the endemic flora species, flora and fauna में confuse मत होना। फ्लोरा होता है प्लांट स्पीशीज़, फ्लोरा में देखो ना याद करने के लिए FL है, और FL से याद रख लो कि फ्लावर, और फ्लावर क्या है? प्लांट्स के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि जहाँ पे फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब प्लांट, तो मतलब यहाँ पे क्या बात की है? प्लांट्स की। और जहाँ पे फोना आ गया, फोना मतलब एनिमल्स। सो फ्लोरा स्पीशीज़ के यहाँ पे नाम गिवन है। जो एंडेमिक है उसमें आप इनका नेम लर्न कर सकते हैं। ओवरिया लूरिडा, सैप्रिया हिमालयना, ये आपने नाम को भी सुने भी नहीं होंगे, आप बस नाम याद कर लीजिए क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर फोना यानी कि एनिमल कौन कौन से? नीलगिरी लंगूर, लॉयन टेल्ड मैक्यूक एंड ब्राउन पाम किवेट। तो ये है एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ इंडिया, आपको इनके नेम्स लर्न होने चाहिए। अब है फैक्टर अफेक्टिंग एंडेमिक स्पीशीज़। First is habitat loss due to human activities and pollution also plays an important role. So as we all know that all these habitat loss is happen only due to human activities and over exploitation that is done by humans, ठीक है। And one of the main important
factor affecting all these is the pollution. This is the main thing which affecting species very badly. Example, frog eggs, tadpoles and adults are extremely sensitive to pollutants, especially pesticides. अब जितने भी हमारी स्पीशीज़ के एग्स होते हैं उनके लिए पेस्टिसाइड्स बहुत बुरा असर करते हैं, ठीक है। जितना पोल्यूशन है उतने जोन से पोल्यूटेंट्स हैं, जितनी हार्मफुल गैसेस हैं, वो इन सबको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। सेकंड इज़ डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एडवर्सरी इन रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे भी जो हमारी और स्पीशीज़ होती हैं उनकी पॉपुलेशन में असर पड़ता है, वो लोग भी मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, थ्रेट्स का खतरा। बायोडाइवर्सिटी हमने समझ लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन है, ये भी हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या खतरे हैं, ठीक है। अब देखो, आपको पता ही है कोई भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो फर्स्टली हम उसमें लिख सकते हैं habitat loss and fragmentation is considered to be a primary cause of biodiversity loss. So इसको हम consider करते हैं एक primary cause की तरह। Clearance of native vegetation for agriculture, housing, timber industry as well as draining wetlands and flooding valley to form reservoir destroy these habitats and all the organism in them. In addition, this destruction can cause remaining habitats to become fragmented and so too small for some organism to persist, or fragments may be too far apart from the organism to move between. So मतलब ये हैबिटेट लॉस हो जाता है। अब हम लोग जैसे कोई हमने लैंड को क्लियर कर दिया खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, वहाँ पे जितने स्पीशीज़ रहते थे, प्लांट्स थे, फ्लोरा था, फौना था, वो सब वहाँ से हट गया, उन सब की लाइफ गई। हम लोगों ने टिम्बर को कट कर दिया हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए हमने कोई वुड का यूज़ कर लिया। मतलब फॉरेस्ट में हमको जितनी भी चीज़ें मिल रही है हमारी बायोडाइवर्सिटी में, हमने उसको अपने के लिए यूज़ कर लिया। अब वहाँ पे जो एनिमल्स रहते थे, वहाँ पे जो प्लांट्स रहते थे, उनका तो हैबिटेट लॉस हो गया ना, और वो यहाँ वहाँ बिखर गए, फ्रैगमेंट हो गए यहाँ वहाँ। तो अब मतलब हर कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। अब हम अपने से ही समझते हैं, अभी मानो आप लोग कहीं पे रह रहे हो, अब वहाँ पे आपको बोला जाए कि यहाँ से एक गवर्नमेंट की स्कीम निकल रही है और हमको आपके एरिया में एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है और आपको अपना घर खाली करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपकी जो लैंड है वो हमको चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए। तो आपका भी हैबिटेट लॉस होगा, आपको कहीं और जाके रहना पड़ेगा, आप भी फ्रैगमेंट हो जाओगे। मतलब यहाँ से वहाँ सब लोग स्मॉल पार्ट्स में, मतलब सब लोग फ्रैगमेंट हो जाएंगे। मेन रीज़न क्या है, हैबिटेट लॉस, ठीक है। इसको देखो आप, एक्सेसिव पोल्यूशन इज़ करेंटली पॉइजनिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो मतलब पोल्यूशन तो हर चीज़ का रीज़न है। हमारी बायोडाइवर्सिटी में पोल्यूशन है, इतनी हार्मफुल गैसेस हमारे एयर में जो हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, नॉट ओनली द प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ह्यूमन बींग्स टू, हमको भी जो हमारे ये है पोल्यूशन है। अभी हम देखते हैं कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो जाता है, तो और जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI है, वो भी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये लंग कैंसर, मतलब ह्यूमंस के लिए तो खतरा है ही, हमारी बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ये। फिर नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट चेंज। सो उसको रीड कर लेते हैं हम। देखो, जो क्लाइमेट चेंज है कभी